सुधांशु जी ने दुनिया की बातें की, विपक्ष के बारे में जितना वो कहते हैं विश्लेषण कर सकते हैं पूरा किया, हर पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु आपने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता का विश्लेषण नहीं किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसको तो पहचानते होंगे सुधांशु जी, किसको ही भूल गए हैं। ये इसको धनिया का पत्ता बोलते हैं सुधांशु जी, धनिया का पत्ता। और ये धनिया का पत्ता 200 पार है, 200-250 रुपए पार हो गया। सोचिए आप, क्या बोला तूने? धनिया पत्ता आदमी नहीं खा सकता, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत आपके साथ ये भी है कि आप जनता की चिंता नहीं कर सकते, आपको सत्ता की चिंता करनी है। टमाटर अगर 100-150 रुपए किलो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसको पहचानते कि नहीं सुधांशु जी? नहीं पहचानते होंगे क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जनता का मुद्दा है ये। लेकिन इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विपक्ष में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के नेताओं को आप तोड़ सकते हैं अपनी ताकत से, क्योंकि आप सत्ता में है, ताकत है आपके पास में, तरह तरह की आपके पास ताकत अपनाने की सुविधाएं हैं, लेकिन उस ताकत से आप जनता को नहीं तोड़ सकते। जली ना, तेरी भी जली ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जनता इस समाजवादी पार्टी को परिवारवाद पार्टी मानती है, पर जनता बोल रही है कि हमें परिवारवाद पार्टी नहीं चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? तो दोस्तों ये भदौरिया परिवारवाद पर जवाब देने के बजाय लाइव डिबेट में धनिया और टमाटर दिखाने लगा। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस टोटीचोर प्रवक्ता को उधेड़ कर मारा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो। अनुराग भदौरिया जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को साफ साफ कह रहे हैं, नो होल्ड्स बार्ड, क्लियर टॉक अनुराग जी। देखिए सुधांशु जी को आपने सुना, सुधांशु जी ने दुनिया की बातें की, विपक्ष के बारे में जितना वो कहते हैं विश्लेषण कर सकते हैं पूरा किया, हर पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु आपने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता का विश्लेषण नहीं किया जिन्होंने आपको चुना। अगर जनता का विश्लेषण करते तो आप बताते कि व्यवस्थाएं क्या आपने की है। जनता तो परेशान है ना, इसको तो पहचानते होंगे सुधांशु जी, किसको ही भूल गए हैं। ये इसको धनिया का पत्ता बोलते हैं सुधांशु जी, धनिया का पत्ता। और ये धनिया का पत्ता 200 पार है, 200-250 रुपए पार हो गया। सोचिए आप। अच्छा, हमको सिखा रिया है। धनिया पत्ता आदमी नहीं खा सकता, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत आपके साथ ये भी है कि आप जनता की चिंता नहीं कर सकते, आपको सत्ता की चिंता करनी है। सत्ता की चिंता की जगह आपको, जब सत्ता की चिंता करेंगे तो आप विपक्ष की चिंता करेंगे, क्योंकि विपक्ष आवाज़ उठाता है। क्योंकि आपको तो फर्क पड़ता नहीं है कि टमाटर अगर 100-150 रुपए किलो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसको पहचानते कि नहीं सुधांशु जी? नहीं पहचानते होंगे क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जनता का मुद्दा है ये। लेकिन आप क्या कहेंगे अभी पता है आपको? क्या करें, बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश के मौसम में हर साल फसल की कीमत बढ़ जाती है, हर साल सब्जी की कीमत बढ़ जाती है। एक बहाना खोजेंगे आप। क्या कह रहा चूतिया? जब आपसे सवाल कोविड काल में पूछा गया था कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगार लोग हो रहे हैं, तब आप कह रहे थे कोविड काल में अब मजबूरी है, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि व्यवस्थाएं बंद हैं। फिर आपसे पूछा गया कि भाई आप देश में रोजगार आप पैदा नहीं कर पा रहे हो, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कहते थे विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए हमारी भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। तो हर जगह आपके पास एक बहाना है, तो बहाने से सरकार आप चलाना चाहते हैं, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। आपकी समस्या आपकी समस्या विपक्ष है, आपकी समस्या जनता तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। लेकिन सुधांशु जी एक चीज तय मान लीजिए, विपक्ष में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के नेताओं को आप तोड़ सकते हैं अपनी ताकत से, क्योंकि आप सत्ता में है, ताकत है आपके पास में, तरह तरह की आपके पास ताकत अपनाने की सुविधाएं हैं, लेकिन उस ताकत से आप जनता को नहीं तोड़ सकते। क्या साबित करना चाहता है तू? आप विधायक इधर से उधर कर लेंगे, सरकार आप जोड़ तोड़ के बना लेंगे, लेकिन 2024 में चुनाव होगा तो जनता इंतजार करेगी। जनता ने जब जनता ने जिन विधायकों को जिताया था तो उनको अपने मुद्दों पे जनता ने जिताया था, जनता ने विधायकों को जिताया था, विधायक ने जनता को नहीं कभी जिताया है। इसलिए जनता उन्हीं विधायकों को हराएगी जब वो बीजेपी के गठबंधन से आएंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उनको जिताया था। एनसीपी के विधायक बीजेपी के खिलाफ जीते थे, शिवसेना के विधायक जो जीते थे सिंधे गुट के, वो बीजेपी के खिलाफ जीते थे। लेकिन अब जब बीजेपी के गठबंधन में जाएंगे तो जनता उनको हराएगी। आप चिंता मत कीजिए, आप कितनी भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर लीजिए, लेकिन जनता नहीं टूटेगी। जनता ने तय कर लिया, बस वो चुनाव का वो डेट आप डिक्लेयर कर दीजिए 2024 की। जैसी वो डेट मिलेगी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वैसी वो जनता अनुराग जी ओपनिंग कमेंट्स के माध्यम से आपको बताएगी कि जनता में ताकत क्या होती है, क्योंकि जनता की बात करते नहीं है। कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो चुका कोई किंतु परंतु आरोप नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड होने के बाद उन्हें हटना पड़ा, कोर्ट का निर्णय हो चुका था, मुख्यमंत्री स्तर की बात है। भारत के इतिहास में एक ही केस हुआ
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार रिश्वत देकर बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जो नरसिम्हा राव की सरकार बची। सिर्फ सरकार के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि संविधान में कहा गया कि विश्वास मत पर वोटिंग के ऊपर कभी कोर्ट टिप्पणी नहीं दे सकता, उस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी कारण, वरना वो सरकार गिर जानी चाहिए थी। तीसरा उदाहरण है भारत के इतिहास की एकमात्र प्रधानमंत्री जो कोर्ट के द्वारा चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार की आरोपी सिद्ध हो गई और 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने प्रतिबंध लगा दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण दिए जिसमें कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो गया, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि परिवारवाद जनता के लिए मुद्दा नहीं, तो मैं 2019 के लोकसभा का उत्तर से दक्षिण तक उदाहरण दे देता हूं। आप कश्मीर में आइए, महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई, अब्दुल्ला साहब बाल बाल बचे। पंजाब में अकाली दल के परिवार के लोग चुनाव हार गए। हरियाणा में हुड्डा जी और उनके बेटे चुनाव हार गए। राजस्थान में गहलोत जी के बेटे चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हार गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री चुनाव हार गई। अब आप आइए, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हार गई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बेटे चुनाव हार गए और कर्नाटक में देवेगौड़ा जी के बेटे चुनाव हार गए। और सबसे बड़े परिवारवाद के प्रतीक राहुल गांधी जी अपनी खानदानी जागीर अमेठी से हार गए और वायनाड जाना पड़ा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मान्यवर, मैं विनम्रता से कहूंगा 2019 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया ये किस लिए महत्वपूर्ण है। ये पहला चुनाव था जिसे हम कहते हैं 21वीं सदी की जो जनरेशन है ना, जिसे मिलेनियम जनरेशन कहते हैं। 2019 में जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो था या तो पैदा ही 21वीं सदी में हुआ है या जिसने होश संभाला 21वीं सदी में। अब मिलेनियम जनरेशन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे माँ या मेरे बाप बहुत अच्छे थे इसलिए हम इनको वोट कर देंगे। तो मैंने सिर्फ उदाहरण दे दिया, उत्तर से दक्षिण तक परिवारवाद को युवा पीढ़ी ने पूरी तरह नकार दिया है। मगर ये लोग पहले जो 1990 से पहले की एरा में फंसे हुए हैं, हमारे विपक्षी दल उस टाइम लैग में फंसे हुए हैं, वो शायद इसको नहीं समझ पाए। अनुराग भदौरिया जी, लोग कह रहे हैं कि आप वो टमाटर को इतनी देर से पकड़े बैठे, सुरक्षा बुला लीजिए, बहुत महंगा हो गया है और फ्रिज में रख दीजिए, खराब ना हो जाए। ये नहीं, हाँ नहीं, अनुराग जी देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि सुधांशु जी ने बड़ी लंबी बात की कि दक्षिण से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक। वाह वाह, क्या बात है, आप तो बधाई के पात्र हैं। अपनी पार्टी की पोल खुद ही खोल रहे हैं और खोलनी भी चाहिए क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं और आपको खोलना उचित है। आप बताइए, पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। क्या वो परिवारवादी पार्टी नहीं थी? तब आपने सरकार क्यों बनाई थी? उसका जवाब दे दीजिएगा। अभी अजीत पवार को भी अपने साथ लिया है, वो भी परिवार से ही हैं, वो भी भतीजे हैं। अगर वो शरद पवार जी के भतीजे नहीं होते तो आप उनके साथ अब सत्ता में गठबंधन में हैं। फिर आप अगर आप दक्षिण में जाएंगे तब भी आपने कई गठबंधन बनाने की कोशिश की, कई